हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका भाग 1 कक्षा 9वीं का पाठ मेरे संग की औरतें समझेंगे। मेरे संग की औरतें, संग माने साथ, यानी कि यह पाठ जो है ये लेखिका मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी विधा में लिखा गया है? ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण यानी कि वो विधा जिसमें हम अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जो हमेशा याद रहती है उसे पंक्तिबद्ध कर प्रस्तुत करते हैं, उसे हम बोलते हैं संस्मरण। संस्मरण जो कभी ना भूला जाए, अपने जीवन की ऐसी घटना जो हम कभी नहीं भूलते, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का एक संस्मरण है। और संग माने साथ, यानी कि लेखिका के जीवन पर जिन महिलाओं का, जिन स्त्रियों का प्रभाव पड़ा है उनके बारे में इस संस्मरण में वो हमें बताएंगी। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी 4 पीढ़ियों की महिलाओं, कौन कौन सी? परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में बताया। उनकी आदतें क्या क्या थी, उनके विचार कैसे थे, इसके बारे में लेखिका ने बात की है, जो अभी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लेखिका ने अपनी बहनों का भी जिक्र किया है कि लेखिका की 5 बहनें, लेखिका को मिलाकर 5 बहनें और छठे उनके भाई थे, उसके बारे में जिक्र किया गया है कि वो किस स्वभाव के थे, उनकी क्या क्या आदतें थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था और किस तरह से उन्होंने जीवन में लीक से हटके कार्य किए। तो आइए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं सविता आप सबका मानव हिंदी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन भी प्रेस करें। तो अब आगे इस पाठ के बारे में देखते हैं। इस लेख की शुरुआत में लेखिका कुछ इस तरह बात करती हैं कि लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। नानी यानी कि माँ की माँ। लेखिका की नानी क्या थी? अनपढ़ थी, परंपरावादी थी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। पर्दा प्रथा यानी कि वो घूंघट निकालती थी। परंपरा यानी कि अपने जो भी पुराने समय के संस्कार थे उनको पूरा वो पालन करती थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान और शौकत से जिंदगी बिताने लगे। मतलब कि वो क्या थे? अंग्रेजी चाल चलन के अधीन होकर अपनी जिंदगी बिताते थे। परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दिल से पूरी तरह हिंदुस्तानी ही रही। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। जबकि नाना जी क्या थे? पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम। पर नानी जब बीमार रहने लगी तो उनको चिंता सताई कि मेरी पुत्री का विवाह, क्योंकि उन्हें पता था नाना उसका विवाह किससे कराएंगे? किसी अंग्रेजी नौकर से। परंतु वो चाहती थी उसका विवाह किससे हो? किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, आज़ादी के सिपाही से हो। तो पर्दे में रहने के बाद भी उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलाया और वह जिम्मेदारी किसको सौंप दी? उन्हें सौंप दी कि मेरे पुत्री का विवाह अपने स्वतंत्रता सेनानी से कराना है। तो यहाँ पर हमें लेखिका की नानी की भक्ति, जो अपने देश के लिए भक्ति थी, वो दिखाई देती है। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अभी तक हमने किसकी बात की थी? नानी की। अब जो उनकी नानी की बेटी यानी लेखिका की माँ जो थी, उनकी शादी किससे हो गई? एक स्वतंत्रता सेनानी से। तो अब उन्हें क्या पहनना पड़ता था? एक खादी साड़ी पहननी पड़ती थी। खादी यानी कि भारत में बनी हुई खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। पर लेखिका की माँ जो थी वो अंग्रेजी वातावरण में पली बड़ी थी, जैसे कि उनके घर का वातावरण था, तो उसके लिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। और लेखिका की माँ भारतीय माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। कैसी नहीं थी वो हम आगे पढ़ेंगे। वो घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि का ध्यान नहीं देती थी। जिस तरह से कि भारतीय माँओं की
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनको क्या चाहिए, अपने घर को समेट कर रखना, ऐसा उनमें कुछ भी नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने का शौक़ था। उनमें जो 2 गुण मुख्य थे, जिसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कि पहला तो वो कभी ना झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा अगर किसी ने उनसे अपनी कोई बात शेयर की तो वो किसी की बात भी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी, वो उस बात को अपने अंदर ही दफन कर लेती थी। ये लेखिका की माँ की बहुत अच्छी जो बातें हैं 2 वो थी। इसी कारण, इन्हीं 2 बातों के कारण घर में उन्हें आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। इन्हीं सब के चलते क्या होता था कि जो घर की जिम्मेदारी थी वो भूमिका कौन निभाता था? लेखिका के पिताजी वो भूमिका निभाते थे। लेखिका कहती थी कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजस्व बनाए रखने की छूट थी। इतना बड़ा परिवार था, पर ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पर बंधे हुए थे। आप अपना जैसे भी अपना अकेला निजत्व जो अपना बनाए रख सकते हो, अपने जीवन में जिस तरह आप जीना चाहे वो कर सकते थे। इसी निजता का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती हैं कि जब मेरी माँ ने पहली बार गर्भ धारण किया, यानी उनकी माँ प्रेग्नेंट हुई, तो परदादी जो है उन्हें भी लेख से अलग हटकर चलने का शौक़ था। लेखिका की परदादी को तो उन्होंने उस समय में मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर कोई क्या चाहता है, लड़का मानते थे। पर यहाँ पर क्या हुआ, लेखिका की दादी ने क्या मन्नत मानी कि उनकी पहली जो बहू को बच्चा हो वो क्या हो, लड़की हो। और ये मन्नत मांगकर उन्होंने जग जाहिर भी कर दी, यानी कि सबको बता भी दिया। तो उस समय में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सब लेखिका की इस दादी की इस बात से, परदादी की इस बात से बहुत हैरान हुए। और लेखिका की परदादी की इस मन्नत का क्या परिणाम हुआ कि ईश्वर ने उनकी जो एक प्रेयर थी इतनी अच्छे से सुनी कि उनके घर में एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार की बात है, सब लोग घर से बाहर बारात में गए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचाने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सो गई कि शोर होगा, जागरण है तो। तभी चोर ने सेंध लगा दी, घर में चोर घुस गया और परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी की हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और उसने कुएं से जाकर पानी ला दिया, क्योंकि वो अपनी बात पर अड़ गई कि मुझे पानी चाहिए। पर दादी ने क्या किया, आधा लोटा पानी खुद पी लिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे बन गए, क्योंकि तुमने मेरा झूठा पानी पी लिया। अब तुम क्या बन गए हो, मेरे बेटे बन गए हो, और अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब जैसा भी तुम करोगे मेरे बेटे हो। तो अब चोर ने क्या किया, उनकी बात मानकर चोरी छोड़कर खेती का काम करने लग गया। इस तरह से एक चोर को भी वो कौन से रास्ते पर ले आए, नेकी के रास्ते पर, मेहनत के रास्ते पर ले आई। इस तरह से उनके परिवार में हर कोई कुछ अलग ही था। जिस ज़माने में बेटा बहुत महत्वपूर्ण था, बेटी की मांग करना, इतने बड़े परिवार में भी सबको अपना निजत्व बनाए रखना, अपनी तरह ज़िंदगी जीने का हक होना, माँ का, लेखिका की माँ का बिल्कुल भारतीय माँ जैसा ना होना, सब कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, लीक से हटकर चलने वाली बातें हैं। यानी कि जो समय चलता था उससे अलग होकर कुछ कार्य करने का यहाँ पर परिणाम मिल रहा है। अब आगे देखते। और इसी के चलते लेखिका की बहनों में भी कभी हीन भावना नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी।
दूसरे नंबर की लड़की लेखिका खुद थी, मृदुला गर्ग, जिसका घर का नाम था उमा। तीसरी बहन का नाम चित्रा, उसके बाद रेणु और अचला। ये लेखिका और कितनी बहनें हुई? 5 बहनें। इन 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी, मतलब अपने सारे भाई बहनों से अलग थी। वे स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने में तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, मतलब वो ये मानती थी कि हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें बाप दादा से एक सामंती प्रथा मिल रही है, हमें पैसा मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें गाड़ी में बैठ के आने के बजाय पैदल घर आना। तो ये सारा क्या था कि वह एक आम इंसान की भांति अपना जीवन जीना चाहती थी। वह बीए पास करने में भी उचित नहीं मानती थी कि बीए किस लिए पढ़ना, अगर बीए पढ़ के क्या होगा, इसका उत्तर चाहिए उसे कि मैं क्यों पढ़ूं, क्या कारण है इसका। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे, यानी कि उसे पढ़ाना अच्छा लगता था, तो वो जिन्हें पढ़ाती थी वो अच्छे नंबर ले जाते थे और उनके खुद के कम नंबर आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी, तो उसी से और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। तो इस तरह पुराने समय में इस तरह की बातें एक अलग ही परंपरा को दिखाती हैं। लेखिका की अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता यानी कि न्यूज़ लाइन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था, यानी वो भी राइटिंग ये लेखिका थी। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया, अच्छी तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में रहे। लेखिका शादी के बाद बिहार के कस्बे डालमिया में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी कि वो करें, तो उन्होंने अपने आप जोड़ तोड़ लगाकर बागलकोट में क्या किया, एक प्राइमरी स्कूल खोला। ये किसका वो था? लेखिका का ही। वहाँ पर इतना जो वो बिहार में जो लेखिका रही डालमिया नगर में, वहाँ पर क्या था, एक बहुत ही अजीब बात थी। वहाँ पर मर्द औरत चाहे वह हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो, पिक्चर नहीं देख सकते थे, अलग अलग जगह बैठते थे। दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वे वहाँ पहुँची तो नाटकों में अभिनय करने का शौकीन रही। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर उन्होंने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना भी लिया। थिएटर करने के लिए, जैसे स्टेज पे जो नाटक करते हैं, उन्होंने इतना काम किया। और अगले 4 साल तक उन्होंने क्या किया, नाटकों में काम किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा जुड़ाया जाता था, जो ये नाटक किए जाते थे। और जब वहाँ पर कर्नाटक आई लेखिका, तो वहाँ पर क्या थे, 2 बच्चे हो चुके थे लेखिका के और स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँच चुके थे, पर वहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने ही वहाँ पर स्कूल खोला। वह कहती है कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसर अधिकारियों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में उन्हें अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल गया। ये लेखिका का क्या था, एक जुझारूपन था। और एक वो अन्य जो घटना बताती हैं अपनी बहन के बारे में कि 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी और चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो जो उनकी बहन रेणु थी, उसकी स्कूल बस नहीं आई। जब इतनी बारिश है तो बस नहीं आएगी। सब ने कहा कि स्कूल बंद हो गया होगा। जो फ़ोन लाइन्स थी वो भी अपना डिस्कनेक्ट हो गई, उस टाइम कोई कनेक्शन नहीं आया, पर वो धुन की पक्की थी।
और वो स्कूल जाए बिना नहीं मानी। वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। स्कूल जाकर गेट बंद था, स्कूल बंद था तो वापस लौट कर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलने के लिए और अकेलेपन में एक अलग ही मज़ा है। मतलब ऐसा नहीं कि जो काम भीड़ कर रही है वो ही करे तभी आनंद है, नहीं, अपनी मंजिल अपने ढंग से पाना वो भी एक अलग ही मज़ा है। उसे छोड़ना नहीं कि ऐसा कैसे होगा, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, वो इसके लिए भी प्रयासरत रहती थी। तो इस तरह से ऐसे बहुत से अवसर आए जहाँ पर लेखिका ने अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश किए और सबसे ज़्यादा ख्याति हासिल उन्होंने अपने कौन सी कला में की, लेखन कला में की। तो इस तरह से इस पार्ट में जितनी भी महिलाओं का जिक्र हुआ है वो क्या है, सब अपनी लीक से हटकर काम करने वाली हैं और अपनी जो उन्होंने एक बार ठान ली उस कार्य को पूरा करना उनका एक जुझारूपन था उसके लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इस पाठ में आए कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अर्थ भी मैंने आपको दिए हैं जिससे आपको ये लेसन और इजी से समझ आ सके। अभी हमने पूरा इसको अच्छे से समझा है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।